आज के लेक्चर में हम देखेंगे जीवधारियों का आधुनिक वर्गीकरण, जो कि हमने जो R.H. विटकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था उसके बारे में देख चुके हैं, हिस्ट्री भी देख चुके हैं, ठीक है। और किस आधार पर उन्होंने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था उसका भी हमने थोड़ा सा, ये जो 5 पॉइंट है इसको भी देख लिए थे। लेकिन आज हम थोड़ा देख लेते हैं इनका थोड़ा सा डिटेल। तो डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है आपके बुक में, इसको लिखने की कॉपी में ज़रूरत नहीं है। क्या लिखना है ये बता दे रही हूँ। जो यहाँ पर ये 5 क्या है कैरेक्टर हैं, इन्हीं को यहाँ पर क्या है पूरा डिटेल दिया हुआ है, एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल इस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन आपको ये चीज़ क्या है सिर्फ पढ़ना है, इसको बुक में ही रहने दीजिए। इसका शॉर्ट में दिया हुआ है आपका टेबल, ठीक है, उस टेबल पे आपको ध्यान देना है और उसी को लिखना है। इस तरीके से नए बुक में टेबल दिया हुआ है, इसी टेबल को आपको लिखना है। इसके पीछे जो बताई हूँ उसको नहीं लिखना है। मतलब कल तक का जो हम लोग लिखे हैं, मतलब आप लोग जो कॉपी में लिखे हैं R.H. विटकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके बाद कैरेक्टर इस तरीके से ये टेबल बनाना है। इतना में ही आपका ये क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसको आज देख लेते हैं हम लोग थोड़ा डिटेल में। चलिए टेबल को देखते हैं। इसमें एक क्रम में दिया हुआ है जितने भी 5 किंगडम हैं, जैसे कि मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सेकेंड रो में इस तरीके से आप लोग का जस्ट अपोजिट वाला जो रो है इसमें दिया हुआ है कोशिकीय संरचनात्मक जटिलता। सेकंड में है शारीरिक जटिलता या फिर कोशिकीय संगठन। थर्ड में है पोषण की विधि है, ठीक है, पोषण के यहाँ पर दोनों देखना है हमको, पोषण के प्रकार और पोषण की विधि। अगला है जीवन शैली और पांचवा है प्रजनन विधि। तो इन सभी का जो है हम लोग को चले अब प्रत्येक का हम लोग क्या कैरेक्टर देख लेते हैं कि किन के आधार पर इनको इस तरीके से बांटा गया है। फर्स्ट में दिया हुआ है किंगडम मोनेरा है। तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनका कोशिकीय संरचनात्मक जो जटिलता है, इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि ये क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। यानी कि मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव क्या हैं, प्रोकैरियोटिक संरचना वाले होते हैं। अब चलिए अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये चीज़ आपने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा ही होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा देख लेते हैं ऊपरी ऊपर। तो प्रोकैरियोटिक, जो प्रो यानी कि प्रारंभिक, ठीक है, यानी कि जो इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, उनमें प्रारंभिक प्रकार का क्या है सेल, मतलब उसको बोला जाता है ये प्रारंभिक, यानी कि उनका क्या है विकास हो रहा है। तो उस कंडीशन में उनका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाया है या फिर नहीं हो पाया रहता है, इसी कारण उनको क्या बोला जाता है प्रो, ठीक है। उनमें क्या है प्रो यानी कि प्रारंभिक टाइप का न्यूक्लियस पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इनमें एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस किसको बोलेंगे, जो पूरी तरीके से विकसित हो। प्रोकैरियोटिक सेल में विकसित यानी कि पूर्ण विकसित न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, यहाँ पर केंद्रक को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, पूर्ण विकसित केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है कि इनमें पूर्ण विकसित कोशिका पाई जाती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि प्रोकैरियोटिक का क्या है अगला। अब देखिए इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है, ठीक है, विकसित न्यूक्लियस ही नहीं पाया जाता है। इसकी वजह से उनके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी अनुपस्थित रहता है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको बोला जाता है केंद्रकीय झिल्ली, केंद्रकीय झिल्ली जिसको बोला जाता है, केंद्रक है या फिर केंद्रक के चारों ओर क्या है एक मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो मेम्ब्रेन क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। क्यों, क्योंकि इसमें तो केंद्रक ही नहीं पाया जा रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, इसमें केंद्रक भी प्रेजेंट रहता है और केंद्रकीय झिल्ली भी प्रेजेंट रहता है। केंद्रकीय झिल्ली को बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है कि इनमें सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। इसमें एक अपवाद स्वरूप क्या बोलना चाहिए, अपवाद तो नहीं लेकिन ये बहुत ही आवश्यक होता है, राइबोसोम को छोड़कर। राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, यानी कि कोशिकांग,
ठीक है। जितने भी कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग जैसे कि क्या हो गए, राइबोसोम हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, है ना, लाइसोसोम, ये सभी क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि कोशिका, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अंग क्या है, कोशिकांग है ना, ये कोशिका के अंग, कोशिका के विभिन्न जो अंग रहते हैं उन्हीं को ही कोशिकांग या फिर सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम को छोड़कर, ठीक है, राइबोसोम को छोड़कर बाकी जितने भी कोशिकांग होते हैं वो सभी अनुपस्थित रहते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका क्या है, एक पूर्ण विकसित कोशिका है, इसकी वजह से इसमें सभी प्रेजेंट रहते हैं। इस तरीके से हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो इसके अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब उन जैसे मोनेरा हो गया, ठीक है, मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक संरचना वाले होते हैं। अभी हम लोग मोनेरा देख रहे हैं ना, तो मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव की संरचना कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका वाली होती है। तो मोनेरा के अंतर्गत जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सभी को इनके अंतर्गत रखा गया है। उसी तरीके से हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल देखें तो बाकी जो किंगडम है, यानी कि फंगी, एल्गी, प्लांटी और एनिमिलिया, ये सभी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। आइए अब हम इनका थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं। इस तरीके से ये क्या है, इस तरीके से ये जो डायग्राम है ये है एक बैक्टीरिया, और इस तरीके से ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में ये किसी का भी फंगी, एल्गी, प्लांटी, एनिमिलिया, इस तरीके से ये क्या है, यूकैरियोटिक सेल है। तो आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से मैंने एक कोशिका बनाया है, एक कैप्सूल के शेप में। जो बैक्टीरिया का शेप रहता है उसका अलग अलग शेप रहता है, जैसे रॉड लाइक है, कैप्सूल के समान है, या फिर और भी बहुत सारे शेप रहते हैं इसके, ठीक है। तो इसी आधार पर मैंने एक कैप्सूल के आकार का बैक्टीरिया बनाया है, जिसमें ये क्या है, इसका कसाभिका है, ठीक है। कसाभिका क्या होता है, एक प्रचलन अंग होता है, प्रचलन अंग, जिसकी सहायता से ये एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं। जैसे हाथ पैर होते हैं वैसे ही इनके क्या होते हैं, ये फ्लैजला होते हैं, सीलिया होते हैं, ठीक। अब देख लेते हैं, चलिए इसके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, कॉमन है ये, ठीक है, साइटोप्लाज्म। ये क्या है, कोशिका द्रव्य बोला जाता है इसको। दोनों में नहीं, वीडियो बहुत उसका लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, दोनों लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं अगर एक वर्ड लिख रही हूँ तो दूसरा वर्ड बोल दूँगी, आप लोग उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या है, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये है फ्लैजिला, क्या है, फ्लैजिला, कसाभिका जिसको बोला जाता है। इसके अंदर में इस तरीके से मैं बनाई हूँ एक स्ट्रक्चर, फ्लावर स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है, आप लोग जानते हैं ये क्या होता है, जेनेटिक मैटर होता है। जेनेटिक मैटर यानी कि आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, आनुवांशिक पदार्थ। तो आनुवांशिक पदार्थ में आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है डीएनए या फिर क्या होता है आरएनए, लेकिन मोस्टली क्या होता है डीएनए। बैक्टीरिया में डीएनए होता है, आरएनए ये क्या है, वायरस में पाए जाते हैं, अधिकांश किसमें, वायरस में। जैसे अभी क्या है, हाल ही में हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, जिससे की वजह से क्या है, ये हमें ऑनलाइन क्लास लगाना पड़ रहा है। तो जो कोरोना वायरस होता है उसमें कौन सा जेनेटिक मैटर पाया जाता है, ठीक है, कौन सा, आरएनए। किस तरीके का पाया जा रहा है, कोरोना में जेनेटिक मैटर क्या होता है, आरएनए होता है, आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। लेकिन बैक्टीरिया में किस तरीके का है, यहाँ पर डीएनए। हम में भी आनुवांशिक पदार्थ किस रूप में पाए जाते हैं, डीएनए के रूप में पाए जाते हैं, जो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर इसका देखिए कि डीएनए क्या है, एक छल्ले के समान इस कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है, इसके चारों ओर न्यूक्लियस या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का विकास नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं तो इस तरीके से देख सकते हो आप लोग, इसके अंदर में क्या पाया जा रहा है, आनुवांशिक पदार्थ पाया जा रहा है, अंदर में आनुवांशिक पदार्थ। उसके बाद केंद्रीकीय द्रव, और केंद्रीकीय द्रव को चारों ओर से घेरे हुए ये क्या है, इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो मैं बताई थी, ठीक है, केंद्रीकीय झिल्ली या फिर नाभिकीय झिल्ली जिसको बोला जाता है। इस तरीके से ये क्या होता है,
न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों ओर क्या पाया जाएगा, एक और इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसमें दिखाने के लिए। ये है इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। अंदर में सारा चीज़ तो नहीं लिख पाऊंगी, ठीक है। ये होता है इसका साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। इस तरीके से आप लोग ये आकृति देख रहे हैं। इसको अब देखिए, इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें किसी भी तरह का कोशिकांग नहीं पाया जा रहा है, किसके अलावा ये होता है राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम ही क्यों पाया जाता है, बाकी कोशिकांग क्यों नहीं पाए जाते? राइबोसोम इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। राइबोसोम को क्या बोला जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। इसीलिए इसमें राइबोसोम क्या है, पाया जाता है, क्योंकि राइबोसोम शरीर के विकास के लिए जो प्रोटीन बनाता है वह हमारे मतलब शरीर के विकास के लिए या फिर किसी भी जीव के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। इसीलिए राइबोसोम इसमें पाया जाता है। अब देख लेते हैं इसमें चलिए, इसमें भी क्या पाए जाते हैं। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। इस तरीके से ये जो है इसको बोला जाता है राइबोसोम, ठीक है। क्या बोला जाता है, राइबोसोम। अब हम अगला देख लेते हैं, जो भी और कोशिकांग होते हैं उनको, जो केंद्रक से इस तरीके से ये लगे होते हैं, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोला जाता है अंतःप्रद्रवी जालिका। क्या बोला जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको बोला जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ER। क्या बोला जाता है, शॉर्ट में ER या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, जो कि ये किससे लगा होता है, इस न्यूक्लियस से लगा होता है। और क्या होते हैं, गोल्जी बॉडी होते हैं। गोल्जी बॉडी भी इस तरीके से एक के ऊपर एक इस तरीके से ये रहता है। गोल्जी बॉडी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, गोल्जी काय। तो इस तरीके से जितने भी क्या होते हैं कोशिकांग एक यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के साथ साथ जितने भी सेल ऑर्गेनेल होते हैं वो पाए जाते हैं। लेकिन एक क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस तरीके की संरचना नहीं पाई जाती है। बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्रारंभिक टाइप का ये क्या है, एक कोशिका होता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं, आ जाते हैं हमारे टेबल पे। देखिए, तो सबसे पहले क्या है, मोनेरा किस टाइप का है, प्रोकैरियोटिक है। अभी बताई हूँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक संरचना क्या होती है। मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक, प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये चारों क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यानी कि इनके पास क्या होता है, एक पूर्ण विकसित कोशिका के साथ साथ क्या है, न्यूक्लियस भी होता है, सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। लेकिन मोनेरा ही क्या है, प्रोकैरियोटिक होता है, इतना याद रखना। और मोनेरा जो होता है ये किसका जगत होता है, मेनली बैक्टीरिया का। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन सभी को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं शारीरिक जटिलता, ठीक है, कोशिकीय संगठन। अब हम लोग देखते हैं कि इस पृथ्वी पर अगर उनका कोशिकीय संगठन देखा जाए तो कितने होते हैं, दो टाइप के पाए जाते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, ठीक है। देखिए यहाँ पर मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं, प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले भी क्या हैं, एक कोशिकीय हैं एवं विषमपोषी। विषमपोषी आप लोग समझते होंगे, जो कि अपने भोजन के लिए क्या है, दूसरों पर मतलब निर्भर रहते हैं, उनको विषमपोषी बोला जाता है। फंजाई जो होता है जगत, इसके अंतर्गत आने वाले जीव क्या होते हैं, एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। प्लांटी के अंतर्गत बहुकोशिकीय जीव और एनिमिलिया के अंतर्गत भी आने वाले जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय मतलब
उन जो कि एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो उसी तरीके से जो क्या है मल्टीपल कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं, यानी कि बहु यानी क्या होता है, अधिक, मल्टीपल, ठीक है। कोशिकाओं के मिलने से जो बनता है उसी को बोला जाता है बहुकोशिकीय। ठीक, अब अगला हम लोग देख लेते हैं पॉइंट पोषण। तो पोषण के यहाँ पर दोनों देखना है, प्रकार देखना है और विधि दोनों देखना है। तो पोषण के प्रकार में मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं और सहजीवी भी होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ इसमें नहीं दिया है वह होता है परजीवी। क्या है, परजीवी। इस तरीके से, लेकिन ये परजीवी भी किसके अंतर्गत आता है, विषमपोषी के अंतर्गत ही आता है। किस तरीके से, चलिए हम लोग देख लेते हैं। थर्ड हम देख रहे हैं पोषण प्राप्त करने की विधियाँ। पहला हम लोग देख लेते हैं पौधों की पोषण विधि, कि पौधों में किस तरीके का पोषण पाया जाता है। पहला क्या है, ऑटोट्रॉफ। क्या है, ऑटोट्रॉफ, और सेकेंड होता है हेटेरोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ को आप लोग जानते हैं जिसे स्वपोषी भी बोला जाता है, जिसमें क्या है पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग पौधों में देख रहे हैं ना, अभी जंतुओं की बात नहीं हो रही है। पौधे अपना भोजन क्या है स्वयं बनाते हैं, उन्हें को ही क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ बोला जाता है। सेकंड में क्या आता है, हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ यानी कि विषमपोषी, जो अपना भोजन क्या है दूसरों से प्राप्त करते हैं। तो इस आधार पर इनको कुछ टाइप में डिवाइड किया गया है। कितने टाइप हैं, 4 टाइप हैं। तो हेटेरोट्रॉफ में क्या है, पहला पैरासाइट यानी कि परजीवी। परजीवी आप लोग सुने हैं, ठीक है, जो अपना मतलब पूरी तरीके से क्या है दूसरे पर ही वो आधारित रहता है। ठीक, यानी कि ये अपना भोजन क्या है स्वयं नहीं बनाते हैं। ये एग्जाम्पल में आप लोग ले सकते हैं अमरबेल, ये एक तरीके का क्या है परजीवी पौधा है। तो ये पैरासाइट जो होते हैं ये भी 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या है, पूर्ण परजीवी, और दूसरा है आंशिक परजीवी। पूर्ण परजीवी में क्या होता है, वो पूरे लाइफ टाइम, ठीक है, जो उसका पूरा लाइफ रहता है, उस पूरे लाइफ में वो दूसरे पर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहता है। ये पूर्ण परजीवी के लिए है, ठीक है, जैसे कि अमरबेल है, ये लाइफ टाइम किसी दूसरे पौधे पर ही क्या है डिपेंड रहता है। लेकिन आंशिक परजीवी में क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, ये फैकल्टेटिव होता है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो क्या करेगा, दूसरे से अपने भोजन को प्राप्त करेगा। मतलब लाइफ टाइम के लिए इस तरीके से उसमें कुछ नहीं होता, बस कुछ समय के लिए वह परजीवी जीवन को जीता है, इस तरीके से है। ठीक है, अगला टाइप है इसका सेप्रोफाइट। क्या है, सेप्रोफाइट, जिसको बोला जाता है मृतोपजीवी, जो सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि क्या है कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया। ठीक, अगला क्या है, सिम्बायोन्स। क्या दिया है, सिम्बायोन्स, जिसको बोला जाता है सहजीवी। सहजीवी, सहजीवी, सह यानी कि साथ साथ, ठीक है, सह यानी कि साथ साथ, जीवी यानी कि साथ साथ जीने वाले 2 जीव। ठीक है, अब साथ साथ जी रहे हैं यानी कि वहाँ पर तो 2 होंगे ही, ठीक, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। तो लाइकेन में कौन कौन से 2 जीव साथ साथ रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। लाइकेन जो होता है ये 2, क्या बोलना चाहिए, ये कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, कवक और शैवाल का। ठीक है, जब कवक और शैवाल दोनों साथ में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं तो उस इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वही कहलाता है लाइकेन। लाइकेन का हम लोग फुल टॉपिक पढ़ेंगे आगे चल के, लेकिन तो अगर आपको पूछा जाए कि कोई सहजीवी पौधे का नाम बताइए तो वो क्या होगा, लाइकेन। ठीक, अगला क्या है, इंसेक्टिवोरस यानी कि कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे ये सब जानते हो आप लोग कि इसके अंतर्गत क्या है, ड्रोसेरा है, कलश पादप है। ये क्या है, कीटों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी कि ये क्या है खुद ही तो अपना, इनमें से कोई भी अपना भोजन स्वयं बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है, सिर्फ क्या है सभी दूसरों पर आधारित है, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉफ के अंतर्गत रखा गया है, इस तरीके से है। अब अगला हम लोग देख लेते हैं जंतुओं की पोषण विधि। तो जंतुओं में क्या है, कुछ क्या होते हैं हर्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी जीव हैं, यानी कि जो क्या है शाकाहारी चीज़ें ही क्या भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। कार्निवोरस है यानी कि मांसाहारी, ठीक है, मांस को अपने भोजन के रूप में है।
ग्रहण करते हैं। ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस यानी कि सर्वाहारी। एग्जाम्पल में देख सकते हो आप लोग इस तरीके से फिश, फ्रॉग, डॉग, कैट, ह्यूमन, ये सभी क्या है, सर्वाहारी हैं। परजीवी मतलब जो जंतु होते हैं वो भी क्या है, परजीवी होते हैं। अब इनमें भी क्या होगा, दो टाइप के होंगे, एक तो होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्सोपैरासाइट। एंडो यानी कि अंदर, ठीक है, क्या होता है, अंदर। एक्सो यानी कि बाहर। तो एंडोपैरासाइट जो होते हैं ये शरीर के अंदर पाए जाएंगे और परजीवी लाइफ जीते हैं। उसी तरीके से एक्सोपैरासाइट में क्या होता है, ये शरीर के बाहर पाए जाएंगे और अपना परजीवी जो जीवन है उसको जिएंगे। तो एग्जाम्पल में क्या दिया है, जो शरीर के बाहर में, जैसे कि एस्केरिस है, लिवर फ्लूक है, क्या दिया है ये, हाँ यहाँ पे है ये, इस तरीके से फाइलेरिया है। तो ये सभी क्या हैं, बीमारी फैलाने वाले जीव हैं जो हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं और परजीवी जब तक ये रहेंगे हमारे शरीर में बीमारी फैलाएंगे इस तरीके से, ठीक है। एक्सोपैरासाइट में क्या हो गया, जैसे कि क्या है, खटमल हो गया, जोंक हो गया और जू वगैरह हो गए, ये सभी क्या हैं, एक्सोपैरासाइट होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, जंतु और पौधों में पोषण की विधियाँ, ठीक है, देख चुके, जिनमें हमें सहजीवी का भी अर्थ मालूम हो गया, परजीवी का भी, साथ में स्वपोषी और विषमपोषी जो होते हैं उनका भी हम लोग पूरा डिटेल देख चुके हैं। तो ये आप, लेकिन इतना डिटेल आपको दिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग क्या है, टेबल को लिखिए और इसको थोड़ा सा समझिए, ठीक है, बुक से आपको पढ़ना है सब कुछ। अगला हम लोग देख लेते हैं, पोषण की विधि में ये क्या कर रहे हैं, अवशोषण के माध्यम से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं या फिर अपने न्यूट्रिशन है जो पोषण है उसको इस तरीके से अवशोषित करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वो क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं और अवशोषित करके जो भी न्यूट्रिशन होता है उसको ये प्राप्त करते हैं। फंजाई के अंतर्गत भी क्या हो रहा है, अवशोषण क्रिया हो रहा है। प्लांटी के अंतर्गत आने वाले क्या हो रहे हैं, अवशोषण और साथ में संश्लेषण। अवशोषण यानी कि अवशोषित कर रहे हैं उसको, सोख रहे हैं, ठीक है, और संश्लेषण यानी कि निर्माण। पौधे जो होते हैं उनको ग्रो करने के लिए क्या चाहिए होता है, जल, खनिज, लवण, ठीक है, ये सभी को क्या करते हैं, वो अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद उनमें क्या होता है, ये सनलाइट और जो वाटर है उसके प्रेजेंस में अपना भोजन ये स्वयं बनाते हैं। तो संश्लेषण यानी क्या होता है, निर्माण करना। तो यहाँ पर स्वयं बना रहे हैं, मतलब अपना भोजन क्या स्वयं निर्मित कर रहे हैं, संश्लेषित कर रहे हैं, संश्लेषण हो रहा है। तो इस वजह से प्लांटी में क्या होता है, उनमें अवशोषण और संश्लेषण दोनों की क्रिया हो रही है। एनिमेलिया में क्या होता है, प्रायः अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण यानी कि निगलना, यानी कि जो भी हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसको थोड़ा सा चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं दांतों की सहायता से, फिर उसे क्या है, अंतर्ग्रहित कर लेते हैं यानी कि निगल लेते हैं। तो इस तरीके से मनुष्यों में या फिर जो जंतु होते हैं उनमें अंतर्ग्रहण की क्रिया होती है। अगला दिया हुआ है जीवन शैली। जीवन शैली में क्या होता है, उत्पादक एवं अपघटक। इस तरीके से इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इसको समझ ही रहे होगे। तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं वे क्या होते हैं, उत्पादक और अपघटक होते हैं। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाले क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। फंजाई के अंतर्गत आने वाले अपघटक हैं। प्लांटी क्या हैं, उत्पादक हैं। एनिमिलिया क्या हैं, उपभोक्ता हैं। इस तरीके से इसको आप लोग समझ रहे होंगे। अगला दिया हुआ है प्रजनन की विधि। तो प्रजनन की विधि में मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उनमें होता है द्विविखंडन। द्वि यानी कि दो, विखंडन यानी कि दो भागों में, मतलब जैसे टूटना, ठीक है, विखंडन यानी विखंडित होना, टूटना। तो इसमें क्या होता है, द्विविखंडन, जब किसी जीव का शरीर क्या है, दो भागों में विभाजित हो जाता है तो उसी को बोला जाता है द्विविखंडन। तो द्विखंडन भी क्या है, एक तरीके का प्रजनन का विधि है। अलैंगिक प्रजनन हो रहा है, लैंगिक प्रजनन होता है, पुनर्संयोजन, संयुग्मन, इस तरीके से क्रिया हो रही है इनमें। किनमें, मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले इनमें क्या हो रहा है, अलैंगिक, प्रायः अलैंगिक हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, फंजाई में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का हो रहा है। प्लांटी में क्या हो रहा है, कायिक, अलैंगिक एवं लैंगिक प्रजनन हो रहा है। एनिमिलिया में प्रायः क्या होता है, लैंगिक प्रजनन ही होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रजनन की विधि है इसमें मैं एक छोटा सा वीडियो, इजी सा वीडियो आपके समझने लायक बना दे रही हूँ, लेकिन अभी आज के पार्ट में इतना ही देखते हैं, ठीक है।